फ्रांस में चल रही खास वॉर ड्रिल को लेकर ब्रेकिंग आपके सामने, क्योंकि फ्रांस में नेटो देश ये अर्बन वॉर ड्रिल कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 12,000 सैनिक एक साथ यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। युद्ध के 1 साल पूरे होने के बाद फ्रांस में 12,000 सैनिकों की ये ट्रेनिंग बड़ी खबर है, जहां यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली इस ड्रिल में शामिल बताए जा रहे हैं और अलग अलग 4 फेजेस में ये ड्रिल की जा रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी ड्रिल की गई है जहां पर 7,000 सोल्जर्स जो कि नेटो पार्टनर्स फ्रांस, यूएस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, यूके, ये सभी इस ड्रिल का हिस्सा बताए जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। यूके देवनाथ साहब, सबसे पहले ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इस पर आपकी राय चाहूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब अर्बन वॉरफेयर की तैयारी पूरी तरह से हो रही है। यानी आने वाले वक्त में यूरोपीय देशों में बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। क्या इसका अंदेशा है जिसके चलते ये प्रिपरेशन नजर आ रही? समीर, इसमें कोई शक ही नहीं है कि भविष्य के हर युद्ध में मेन जो लड़ाई होगी वो शहरों के आसपास, सबज में और शहर के अंदर होगी। जैसा कि हम खार्किव में देख चुके हैं, अभी बाख्मुक में देख रहे हैं और इसके पहले हम खेरसौन में देख चुके हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहर की जो लड़ाई होती है वो आमतौर पर गांव या कस्बे या खेत खलियानों की लड़ाई से अलग होती है। शहर में क्या होता है कि दुश्मन आपके सामने होता है, बहुत ही पास, बहुत ही नजदीक, जस्ट बिल्डिंग के पीछे, खिड़की के अंदर। और देखिए, बीच चौराहे पर इस ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। 12,000 सैनिक जुटे हुए। जी हाँ समीर, शहरों की लड़ाई की खास बात यह है कि इसमें आपको लॉन्ग डिस्टेंस और भारी भरकम हथियार की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी दुश्मन की टुकड़ी हल्के हथियारों के साथ, जस्ट स्नाइपर और एक मशीन। बिल्कुल, और यूके देवनाथ सर, हमने ये देखा भी कि आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही, क्योंकि ये कहा भी गया था एक्सपर्ट्स की तरफ से कि कीव को लेकर जो जद्दोजहद थी और कीव जब फाल नहीं हुआ तो वो अर्बन जो वॉरफेयर है वहां पर सक्सीड नहीं कर पा रही थी फोर्सेस, इसलिए उनको बैक ट्रैक करना पड़ गया। अब देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन वॉर पर से नियंत्रण खो रहे हैं पुतिन। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का बड़ा दावा, वॉर नैरेटिव पर रूस का कंट्रोल कमजोर पड़ा है। रशियन विभाग की प्रवक्ता है, उनकी तरफ से इशारों में यह कबूल आ गया है। इस खबर पर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले यह भी जान लीजिए कि आखिर किस तरीके से युद्ध के इस हालात में पुतिन की पकड़ कमजोर होती जा रही है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पुतिन अपने देश में सुरक्षित जरूर है, लेकिन जो हालात हैं उसके जरिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पुतिन को इस युद्ध के हालात में बड़े झटके यूक्रेन दे चुका है, सैन्य स्तर पर भी झटके दिए जा चुके हैं। इसलिए चर्चा करने से पहले देखिए किस तरीके से पुतिन को लेकर आईएसडब्ल्यू ने बड़े दावे किए हैं। ये दावे आखिर है क्या, इंफॉर्मेशन वॉल पर जानिए कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि पुतिन का अब कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि युद्ध के 1 साल जिस तरीके से पूरे हो चुके हैं और 1 साल पूरा होते होते पुतिन के लिए हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति का वॉर नैरेटिव पर कंट्रोल कमजोर होता नजर आ रहा है और पुतिन ने जो सोचा था वो नहीं हो सका। हमले के साथ ही यूक्रेन पर जीत हासिल करना चाहते थे पुतिन, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पश्चिमी सहयोग से यूक्रेन ने उम्मीद से ज्यादा मजबूती से हर स्तर पर जवाब दिया है और इसीलिए हमने कहा कि कई बड़े स्तर पर यूक्रेन को ये सैन्य झटके मिले हैं। नतीजा ये हुआ कि क्रेमलिन के अंदर ही हालात पुतिन के खिलाफ होते नजर आए हैं और रूस ने सोशल मीडिया और दूसरे माध्यम से अपने पक्ष को भले ही जायज ठहराया हो, लेकिन हकीकत यही है, युद्ध लंबा खिंचने से रूस कई मोर्चों पर एक्सपोज हो चुका है। ये बड़ा सवाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर की तरफ से किए गए इन दावों के आधार पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ इसलिए भी करना चाहेंगे। देवनाथ सर, मैं एक बार फिर से वापस आपके पास आना चाहूंगी ये जानते हुए कि क्या ये वाकई सच है कि रूस ने एक एम्बैरेसिंग डिफीट का सामना किया है और यही वजह है कि अब पुतिन उनकी स्ट्रैटेजीज को लेकर बार बार स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं? सुरभि, रूस में राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर काफी दबाव आ रहा है। वहां जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जैसे कि आपने अभी नाम लिया वैगनर ग्रुप का,
काफी पश्चिमी मीडिया बोल रहा है कि वहां असंतुष्टि है। वैगनर ग्रुप चाहता है कि राष्ट्रपति पुतिन वैगनर ग्रुप को और ज्यादा संख्या में फायर पावर मुहैया कराएं और भी ज्यादा अस्त्र शस्त्र दें, लेकिन पश्चिमी मीडिया में थोड़ा सा प्रोपेगेंडा का एंगल है। सुरभि, मैं बताता हूं, वैगनर ग्रुप को तनख्वाह कौन दे रहा है, उनका पे चेक कहां से आ रहा है? उनका पे पैक तो राष्ट्रपति पुतिन ही साइन करते हैं ना। तो ये बोलना कि वैगनर ग्रुप जो है राष्ट्रपति पुतिन से भिड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। कोई नहीं, लेकिन सर ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है ब्रिगेडियर त्रिपाठी कि ये क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन का कंट्रोल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अभी जिस तरह की वॉर इस वक्त हम वॉर जोन में होते हुए देख रहे हैं, क्या आपको भी ये लगता है? समीर, मैं इसमें 3 चीजों पर ध्यान लाऊंगा। ये तो स्टडी आपने बोली ISW की है। 4 दिन पहले रैंड कॉर्पोरेशन का एक स्टडी रिपोर्ट आई हुई है। इस रिपोर्ट को आप पढ़िए, उसमें उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। वो कहते हैं रशिया तो रुकेगा नहीं, उनकी उसके पास है, क्योंकि उसको ना सिर्फ 1.5% उसके GDP में फर्क पड़ा है, सैंक्शंस का बहुत असर हुआ नहीं है, एम्यूनिशन उसके पास है, जितने उसने हथियार पकड़े हैं वेस्टर्न नेशंस के यूक्रेन में, सारा ईरान में भेजा है उन्होंने कि वो रिसाइकिल हो। उसने अफगानिस्तान से लेकर के वहां भेजा हुआ है। तो कमी अभी उसके पास हथियार एम्यूनिशन की नहीं है। अगर है तो यूक्रेन में है, क्योंकि नाटो में अभी भी उनके पास हथियार एम्यूनिशन इतने नहीं है, तो कमजोर नहीं है। लेकिन जोखिम तो है ना। नहीं, देखिए जोखिम है। अगर आप एक और रिपोर्ट में आपको बताऊं, मोसाद की रिपोर्ट अभी आई है अगेन पिछले हफ्ते, जिसमें कैजुअलिटीज की पहली मैं रिपोर्ट देखा हूं जो मोसाद की आई है, और उसमें बड़ा क्लियरली बोला गया है कि यूक्रेन के जितने हैं कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रशिया। यानी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी है। देखिए, येवगेनी की बात हो रही है तो बता दें सर, बाखमुत में मुश्किल में येवगेनी की वैगनर फोर्स, ये खबर भी सामने आ रही है। वैगनर चीफ ने माना है कि बाखमुत में हालात बेहद कठिन है, यूक्रेनियों के मुकाबले हथियारों की कमी है। ये बार बार प्रिगोजिन कह रहे हैं। आगे बढ़ने के साथ यूक्रेन की तरफ से हमले तेज हुए। तो देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रिगोजिन की तरफ से ये बातें कही गई हैं। कई बार तो वो अपने बयानों के जरिए सबको चौंका कर रख देते हैं। पुतिन की आंखों में आंखें डालकर वो बातें कहते हुए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, जो कि हर किसी को चौंकाता है। लेकिन बाखमुत की विजय का जो सहरा है वो प्रिगोजिन के सर ही बांधा जा रहा है, क्योंकि वैगनर फोर्सेस का बहुत अहम, बहुत बड़ा रोल है बाखमुत पर कब्जे के पीछे। और ऐसे में प्रिगोजिन कहना क्या चाह रहे हैं, आइए देखते हैं बाखमुत में अचानक क्या कुछ बदल गया, वैगनर चीफ ने और क्या कहा है। बाखमुत वॉर में यू टर्न की स्थिति क्यों आती नजर आ रही है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का एक इंटरव्यू सामने आया है, उसमें क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई। बाखमुत में अचानक हमारे लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए। वो ये कह रहे हैं, दुनिया को तो यही पता है कि रूस का कब्जा हो गया बाखमुत पर, यूक्रेनियंस को बिना रुके हथियारों की सप्लाई हो रही है, ये वो बता रहे हैं। जैसे जैसे हम शहर के मध्य में पहुंच रहे हैं, हमले हमारे ऊपर और ज्यादा बढ़ रहे हैं। यहां हमारे दुश्मनों की मौजूदगी हर 1 मीटर पर है, यह कहा जा रहा है। यानी अभी भी इतने हावी हैं यूक्रेनियंस वहां पर। हमारे खिलाफ अब ज्यादा से ज्यादा आर्टिलरी और टैंक का इस्तेमाल हो रहा है, यह बताया गया है येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से। यानी प्रिगोजिन के इन तमाम बयानों को अगर कंक्लूड करें तो यह साफ तौर पर नजर आता है कि अभी पूरे बाखमुत पर कब्जे का कोई सवाल ही नहीं है रूस का। बिल्कुल, और सवाल समीर इससे ये भी उठ खड़ा होता है कि अब तक कहा जा रहा था कि ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी हो सकता है, कि ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये फूट हो गई है, यहाँ पर 2 फाड़ हो गई है। लेकिन अगर खुद येवगेनी इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके क्या मायने। कुछ घंटे तक बाखमुत में रूस की जीत पक्की बताई जा रही थी, लेकिन अचानक हालात बदल गए हैं, तो कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। आइए ऐसे कुछ सवालों पर जल्दी से गौर कर लेते हैं। क्या है वो महत्वपूर्ण सवाल जो उठ खड़े हो रहे हैं, वो देखिए। क्या वैगनर चीफ येवगेनी बाखमुत के फ्रंट पर कमजोर पड़ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो उठ खड़ा हुआ है। क्या रशियन सेना और वैगनर में मतभेदों की वजह से पुतिन के ख्वाब टूटने वाले हैं। सवाल यह भी है कि बाखमुत में मिली नाकामी से क्या पुतिन की रणनीति पर गंभीर सवाल होंगे। साथ ही साथ क्या यूक्रेनी काउंटर अटैक अब वैगनर के अटैक पर भारी पड़ने लगे हैं, ये सवाल भी है। अगर यहां से रूस बाखमुत नहीं जीत पाया तो आगे वॉर का रुख क्या बदल जाएगा, ये भी सवाल है। बिजलवान सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बाखमुत की लड़ाई हम देख रहे थे कि माना जा रहा था लगभग कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अब येवगेनी अगर खुले तौर पर इंटरव्यूज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो ये किस ओर इशारा कर रहा है?
देखिए ये कुछ एक हफ्ते पहले तक बात हो रही थी कि यूक्रेन बाखमुत से रिट्रैक्ट करेगा और हो सकता है कि वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में आ गए, परंतु ये एक बहुत ही सही, अगर टैक्टिकली देखा जाए तो ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम बाखमुत को छोड़ के पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ एक फिजिकल बल्कि एक साइकोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा है कि भाई आपके जो जवान हैं, जो आपकी फोर्सेस हैं, जो बाकी जगहों पर लड़ाई कर रहे हैं, उनके मोराल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए कहें कि वो एक बैरियर है बाखमुत। ठीक है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि रशिया उस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहा था। हो सकता है कि अब हम ऑलमोस्ट जीत गए हैं और बस एक लास्ट पुश की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से जो रेजिस्टेंस यूक्रेन ने दिखाया है वो इस बयान के पीछे का एक बैकग्राउंड हो सकता है, और ये भी हो सकता है जैसा आपने बोला कि हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकली उनको अफेक्ट करने के लिए कि अब रशिया कमज़ोर पड़ रहा है तो वो थोड़ा अपना गार्ड डाउन करें और रशिया फिर पुश करके उस चीज़ को जो फाइनल एक पुश की ज़रूरत है वो उसको दे करके और बाखमुत पर पूरा कब्जा करें। ये भी एक उसमें एक एंगल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिजलवान साहब, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। देखिए इस बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों का बर्बर चेहरा सामने आया है। सरेंडर करने वाले सैनिकों की कर दी गई हत्या। रशियन सैनिकों की हत्या करते नजर आए यूक्रेनियन। ये तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें जंग की सामने आ रही हैं। यूक्रेनी और रशियन सैनिकों के बीच किस तरह की आमने सामने की जंग इस वक्त चल रही है, और यहां तक कि जो सैनिक सरेंडर करना चाहते हैं उनको भी मार दिया जा रहा है। तस्वीरें देखिए। और यही वजह है कि हम आज सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर असल में वॉर क्रिमिनल कौन है, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वो यूक्रेन जो लगातार वॉर क्राइम को लेकर चिल्लाता रहा है इंटरनेशनल फ्रंट्स पर, मंच पर, और रूस पर आरोप लगाए, उसी यूक्रेन को लेकर पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब आपने देखा था कैसे बेहद नजदीक से जो रूस के सैनिक हैं उन पर गोलियों की बौछार की गई थी, और अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला। अब आइए समझते हैं कि यूक्रेन वॉर में वॉर क्राइम की घटनाएं कितनी ज्यादा भयावह नजर आ रही है और किस किस तरह से सेनाएं नियमों को ताक पर रख रही हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर वॉर क्रिमिनल्स कौन है, क्या हुआ है इस बार, किस तरह से जेनेवा कन्वेंशन का यहां पर खुलेआम उल्लंघन होता नजर आ रहा है। यूक्रेन युद्ध में 7 बड़े अपराध, सिविलियंस पर अटैक हुआ, दूसरा टॉर्चर हुआ, सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया, लूटपाट को अंजाम दिया गया, सामूहिक नरसंहार किया गया, शवों से दुर्व्यवहार किया गया, तमाम तस्वीरें निकल कर आई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किया गया, और साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, यह कहने की बात है पाक साफ कोई भी नहीं है, सब के सब वॉर क्रिमिनल है। कभी यूक्रेन पर आरोप लगता है, कभी रशिया को लेकर आरोप लगता है। अब आइए देखते हैं कि यूक्रेन वॉर को लेकर किस तरह से बस एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। यह जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह लेटेस्ट वो तस्वीर पहले आप देख लीजिए जिसमें साफ तौर पर गोलियों की बौछार उन सैनिकों पर करते हुए यूक्रेन नजर आ रहे जिन्होंने सरेंडर किया। नए वीडियो में सरेंडर कर चुके रशियन सैनिकों की हत्या कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक, उन पर गोलियां दागी जा रही हैं। सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों की भी लगातार हत्या हो रही है। यह रूस की तरफ से आरोप लगाया गया है यूक्रेन पर। और क्या आरोप है? मारे गए रशियन सैनिकों के शवों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, यह बात भी सामने आ रही। यूक्रेनियंस ने कई मौकों पर नागरिकों को भी ढाल की तरह इस्तेमाल किया है, रूस की तरफ से आरोप भी लगाया गया। और क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आरोप उस तरफ से भी है, यूक्रेन के आरोप लगा रहा है। ज़ेलेंस्की ने कई मौकों पर रूसी फोर्स को हत्यारा तक कहा है, यह हमने देखा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी। यूक्रेनी नायक अधिकारी ने रूस पर अभी तक 65,000 वॉर क्राइम के आरोप लगाए हैं। तो एक दूसरे पर आरोपों की बहुत लंबी संख्या है। बाखमुत में रशियन वैगनर फोर्स पर बर्बरता के गंभीर आरोप लगे, सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप भी वैगनर ग्रुप पर लगाए गए। कर्नल अनुराग शुक्ला सर, मेरा सवाल आपसे है कि यहां तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेनी फोर्स ताबड़तोड़ उन सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर रही है जिसने सरेंडर किया। साफ तौर पर हम देख रहे हैं किस तरह से जेनेवा कन्वेंशन का साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है। आरोप भले दोनों तरफ से क्यों ना। बिल्कुल, ये कहते हैं कि वॉर में सब कुछ जायज है,
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना कि किस समय किसने सरेंडर किया, बिकॉज जो एक सैनिक वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है वो पिछले 3-4 महीने या 3-4 दिन घंटों से इतना ज़्यादा प्रेशर में रहता है कि उसके पास जो स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता है उसमें डिसीजन लेना होता है कि सामने वाले दुश्मन को रोका जाए या उसको मार दिया जाए। यहाँ स्टूडियो में खड़े होकर बात करना बड़ा आसान है, बट जब ग्राउंड पे एक्चुअली वॉर लगी हुई है, जब चारों तरफ गोलियां बरस रही हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारा ऐसे इस डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और कौन किसको गोली मार रहा है ये तो सब बाद में रियलाइज़ होगा। फिलहाल जेनेवा कन्वेंशन उन सैनिकों के लिए कोई मायने नहीं रखता जो अपनी जान के लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं। डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन इस तरह की तस्वीरें देखकर सच में काफ़ी दुखद है कि बखमुट में तबाह पुल को अब यूक्रेन ने जुगाड़ से हालांकि शुरू जरूर कर दिया, लेकिन बखमुट के बाहरी इलाके में रूसी फौज ने जिस तरीके से इस पुल को उड़ाया था वो एक बड़ी खबर थी। कनेक्टिविटी को तोड़ने के लिए इस पुल को टारगेट किया गया था और यूक्रेनी फौज के जवानों ने आवाजाही के इसे लायक फिलहाल बना दिया है। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के लिए ही रूस ने इस पुल को उड़ा दिया था। यूक्रेन को हथियार देने पर पश्चिम में मतभेद भी उभर आया है। स्विट्जरलैंड ने अपने हथियार देने से साफ इंकार किया। स्विस सरकार ने जर्मनी और स्पेन को भी आगाह किया है। साथ ही हालांकि पश्चिम से मिल रहे सहयोग पर लगातार चर्चा की जाती है, लेकिन जिस तरीके से अब इस सहयोग के तहत बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उन्हीं को लेकर आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। हम अब इंफॉर्मेशन वॉल पर जाते जाते ये समझने की भी पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। और अपने इस इंटरव्यू में स्विस अधिकारियों की तरफ से और स्विस जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर बड़े फैसले लेते हुए राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, उसके मायने क्या है, इसीलिए मैंने कहा समझना जरूरी है कि पूरा मामला आखिर है क्या और इसका असर क्या होने वाला है। इंफॉर्मेशन वॉल पर यूक्रेन को हथियार देने पर जिस तरीके से दो फाड़ अब पश्चिम में नजर आ रही है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के इंटरव्यू के जरिए ये बड़ी बातें कही गई है कि यूक्रेन को अपने हथियार अब स्विट्जरलैंड नहीं देगा। अब यूरोपीय सहयोग को लेकर जिस लिहाज से ये चर्चा जरूरी है, स्विस सरकार ने ऐसा करने से रोका है। इस समय पर रोकना क्या वजह हो सकती है, क्योंकि खास तौर से जर्मनी और स्पेन को स्विट्जरलैंड से ये निर्देश दिए गए हैं स्विस हथियारों को री एक्सपोर्ट जर्मनी अब ना करे, ये स्पेन की तरफ से कहा जा रहा है। अब खास बात क्या है, इस निर्देश के बाद कोई भी देश स्विट्जरलैंड से खरीदे हथियार यूक्रेन नहीं भेज सकेगा और हथियारों के सौदे में पहले से यह तय होता है कि कोई देश उनकी दोबारा बिक्री कर सकता है या नहीं। मेरा सवाल देवनाथ सर उस लिहाज से समझना जरूरी है, क्या ये क्लियर एक संकेत नहीं नजर आ रहा कि दो फाड़ है कि आखिर किस स्तर पर यूक्रेन को मदद पहुंचाई जाए और किस स्तर पर नहीं? ऐसे में अगर यही बटे रहेंगे तो क्या फायदा नेटो की तरफ से, या बार बार इस बात पर जोर देने की क्या जरूरत है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द अब उन हथियारों को डिप्लॉय कर देना चाहिए? सुरभि, जहां तक नेटो की बात है, ये 30 देशों का एक मिक्सचर है। हाँ। इन 30 देशों में कुछ देश तो ऐसे हैं जो कि यूक्रेन को मदद करने के लिए अग्रणी रहे हैं। हम जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका का नाम ले सकते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि अभी तक इसमें ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, जैसे कि इटाली हो गया, स्पेन हो गया, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि अभी तक न्यूट्रल रहे हैं। हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं। देखिए सुरभि, हिस्टोरिकली प्रथम महायुद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी स्विट्जरलैंड हमेशा से न्यूट्रल रहा है और स्विट्जरलैंड ने हमेशा किसी भी युद्ध में किसी भी तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट करने से अपने को दूर रखा है। ये उनकी सदियों पुरानी नीति रही है। इसका एक कारण है क्योंकि स्विट्जरलैंड एक छोटा देश है, टेक्निकली काफी एडवांस है, लेकिन पीसफुल देश है और वो चाहते नहीं कि युद्ध में फंसकर कोई महान देश स्विट्जरलैंड के ऊपर हमला कर ले, इसलिए वो अपने को निष्पक्ष रखते हैं। बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। यूक्रेन की 65वीं ब्रिगेड ने रूसी सेना पर अटैक कर दिया है। जंग में आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों पर ड्रोन से अटैक किया गया। एक के बाद एक हमले में कई रूसी सैनिक मारे गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कर अटैक किया जा रहा है। एक के बाद एक हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। त्रिपाठी सर, किस तरीके से देखते हैं ये इस तरीके के तमाम डेवलपमेंट, जहां हम देख रहे हैं टैंकों का भी भर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ड्रोन भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ये दो चीजें देखिए। सबसे पहली चीज है 8 महीने और सिर्फ 30 किलोमीटर आगे बढ़ा है रूस। क्यों? क्योंकि ये सारा मैकेनाइज्ड वॉरफेयर हुआ है। जब से पूरी की पूरी वॉरफेयर पर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर, आर्टिलरी, उसका पूरा का पूरा दारोमदार उसी पर है। तीसरी चीज जो इसमें हुई है, पहली बार यूक्रेन ने पूरा डक डाउन पोजीशन पर है। आज की सिचुएशन में
80% कब्जा बाखमुत पर हो रखा है रशिया का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप न्यूज़ पढ़िए हफ्ते भर पहले की एमआई की, ब्रिटेन की, उनका कहना था बहुत जल्दी बाखमुत को जाना ही पड़ेगा, सर, लेकिन जाना आज की पड़ेगा। लेटेस्ट न्यूज़ तो ये कह रही है कि एंडलेस रिवर्स, मतलब हर मीटर बाद, यहाँ तक कि 1-1 किलोमीटर का भी नहीं जिक्र कर रहे। बिल्कुल, कह रहे हैं कि बिल्कुल। यूक्रेनी फोर्सेस इस हद तक यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने रशियन फोर्सेस को पीछे खदेड़ने पर मजबूर कर दिया। सुनिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसीलिए 2 पॉइंट इसमें लाना चाहता हूं। उन्होंने जो ग्राउंड पर कब्जा कर लिया है उसको टेक ओवर करने के लिए 1:6 का रेशो कम से कम चाहिए, जो इन्होंने एंट्रेंच हो गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक नई चीज नाटो से लेके यूएस से लेकर के वहां तक उठी है कि क्या यूक्रेन को अपनी इतनी फौज वहां पर बिल्कुल त्रिपाठी सर, और क्योंकि ये यूक्रेन को भी पता है, इतना ये हालत है। बिल्कुल त्रिपाठी सर, और ये यूक्रेन को ही पता है कि अगर बाखमुट को लूज कर दिया गया, वहां पर हाथ खड़े कर दिए गए, तो इसके बाद आगे की जंग में बहुत वो कमजोर होने वाला है। इसलिए लगातार हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब देखिए एक और बड़ी खबर, अपनी प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता है वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी ने एक इंटरव्यू में अपने मंसूबे का खुलासा किया, यानी रोजाना आप देखिए बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं येवगेनी को लेकर। एक खास आइडियोलॉजी वाली आर्मी को बनाने का इरादा है येवगेनी का। रूस में न्याय के लिए लड़ना चाहता है येवगेनी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रिगोजिन चाहते क्या है। कल यह खबर भी सामने आई थी कि वो खुद को यूक्रेन के नए प्रधान के तौर पर देख रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट पोस्ट पर वो काबिज होना चाहते हैं, ऐसी है उनकी तमन्ना। और आज ये खबर सामने आ रही है, भस्मासुर तो नहीं बन जाएंगे कहीं येवगेनी। 3 मंसूबे, प्राइवेट आर्मी बनाना चाहते हैं। सवाल यह है कि येवगेनी के मंसूबों पर क्या पुतिन कभी भी सहमति जताएंगे? क्या यह मुमकिन है? रशियन सेना से ये खफा रहते हैं और इनके बयानों को अगर आप देखिए तो सीधे तौर पर नाराजगी नजर आती है पुतिन से भी। बाखमुत की जीत क्या येवगेनी को निरंकुश बना देगी? ये बड़ा सवाल उनके इस कदम से उठता है। तीसरा मंसूबा, यूक्रेन का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया। सवाल ये कि क्या येवगेनी पुतिन के लिए चुनौती बनने लगेंगे? ये बड़ा सवाल है। कर्नल अनुराग शुक्ला, ये चल क्या रहा है प्रिगोजिन और पुतिन के बीच? क्योंकि ऐसे तमाम बयानात प्रिगोजिन की तरफ से सामने आ रहे हैं जो पुतिन को भी कहीं ना कहीं मुश्किल में डालते नजर आ रहे हैं, अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई कंट्रास्ट नज़र नहीं आता है, क्योंकि अगर हम ग्राउंड सिचुएशन पे देखें तो सचवाइन ग्राउंड सिचुएशन वैगनर ग्रुप एक मर्सनरी है जो कि टोटली रशियन फोर्सेस से सपोर्ट ले रहा है, और उसी की सपोर्ट की वजह से ही उसकी जितनी भी नहीं तो रशियन फोर्सेस से अलग कैसे है ये? जिस बात का जिक्र अभी यूके देवनाथ साहब कर रहे थे कि भाई सैलरी तो पुतिन ही दे रहे हैं ना, यस, फिर आखिर पुतिन को ही आंखें क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, ये सब बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ग्राउंड पे दोनों की दोनों सेनाएं, वैगनर ग्रुप और रशियन, एक साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जितना भी प्रोग्रेस है, जितना भी अचीवमेंट देखा गया है ग्राउंड पे, बाखमुत में देखा गया है, वो सारा का सारा बिल्कुल अच्छा। लेकिन हकीकत ये है कि वैगनर चीफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 42 सेंटर्स खोल दिए उन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए। और जिस तरीके से यूक्रेन ऑफेंसिव मोड में आ रहा है, बाखमुत को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि किस वक्त ये टैंक्स डिलीवर होंगे। और बदलते मौसम के तहत अप्रैल एंड वो बहुत क्रूशियल टाइम होगा जब यूक्रेन बाखमुत पर वापस वो पकड़ हासिल करने में कामयाब रहेगा। और वहीं देखिए, युद्ध की वजह से रूसी हथियारों की डिमांड घटने लगी है। रूस खुद भी हथियार सप्लाई की हालत में नहीं है। प्रतिबंधों की वजह से भी रूस पर बुरा असर पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी हथियार एक्सपोर्ट में भारी बढ़ोतरी हुई है। और देखिए, इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अमेरिका चाहता भी तो यही है कि लगातार जो उसके एम्युनिशन कंपनियां हैं उनके शेयर्स में उछाल होने, मोटा मुनाफा और अमेरिका को मोटा मुनाफा हो। अब देखते हैं इस खबर को लेकर क्या पॉइंटर्स है। रशियन हथियारों को लेकर और अपडेट्स क्या है ये जान लेते हैं। पश्चिमी प्रतिबंध, सैंक्शन जो लगाए गए, कई देशों ने रशियन हथियार सौदे रोक दिए, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। और क्या जानकारी, रूस की अपनी जरूरतें क्या पूरी हो पा रही है? वॉर की वजह से खुद ज्यादा से ज्यादा हथियारों की इस वक्त जो जरूरत है वो रूस को इसलिए बाहर नहीं भेज पा रहा है। अब आप देखिए, ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट का अगर ये डेटा देखें तो साल 2013 से 17 तक रूस की तरफ से अगर 22% एक्सपोर्ट किया गया तो अमेरिका ने 33% एक्सपोर्ट किया। अब यहां पर आप देखिए 2018 से 22 का ये आंकड़े यहां पर किस तरह से गिरावट आई है, और 16% रूस की तरफ से एक्सपोर्ट और अमेरिका की तरफ से 40%, यानी कि बेतहाशा जो बढ़ोतरी वो देखने को मिली। खास बात क्या है, अमेरिकी आर्म्स एक्सपोर्ट इन 5 सालों में 33% से बढ़कर 40% हो गया। तो त्रिपाठी सर, मेरा सवाल आपसे यही है
कि चाहता तो अमेरिका यही था ना, और हो वही रहा है जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप अगर हम पीछे जाएं, करीब 4-6 महीने पहले न्यूज आई थी कि ये देख करके सभी नाटो कंट्रीज ने, राधा नॉट से नाटो, यूरोपियन कंट्रीज ने लगभग अपना डबल कर दिया है डिफेंस त्रिपाठी सर, सॉरी काउंटर बस ये है कि क्या इन आंकड़ों के जरिए अमेरिका एक्सपोज भी हो रहा है कि यूक्रेन वॉर के पीछे उसका असल मोटिव तो वही था जो हम ये दिखा रहे हैं आंकड़े। एग्जैक्टली। आप देखिए जितनी भी हैं आज की मैं पिछले हफ्ते पढ़ रहा था, लॉकहीड मार्टिन ने बोला है कि उनको समय चाहिए सारे वेपन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। पिछला जो अभी $500 मिलियन का जो उन्होंने अमेरिका ने दिया है इनको, यूक्रेन को, उसको पहुंचने में कह रहे हैं 6 महीने का समय लगेगा। तो अगर इतना समय इसमें लगता रहेगा, उनके पास मैन्युफैक्चर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल की कमी है, मैन पावर की कमी है, दोनों है। लेकिन कहना आपने बिल्कुल सही बोला कि सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है अमेरिका को। लेकिन 4 दिन पहले की न्यूज पढ़ी है, साउथ कोरिया इज नाउ एस्पायरिंग टू बी 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर आर्म्स एक्सपोर्टर, क्योंकि उसके पास भी डिमांड्स पहुंच गई हैं इंक्लूडिंग B-51 बॉम्बर्स की। तो ये जो है मार्केट ऐसा बड़ा है इसके बावजूद, लेकिन ऐसा नहीं है कि रशा कम हुआ है, रशा में कम नहीं हुआ है। अभी आपको स्ट्रेटजी अब रशा की क्या है? दुनिया भर के मुल्कों में यानी हथियार इंडस्ट्री जो है वो फल फूल रही है इस युद्ध के सामने आने के बाद, और ये आने वाले वक्त में और बढ़ेगा ऐसे आसार। रूस ने यूक्रेन पर शुरू किए हैं और ज्यादा विध्वंसक हमले। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमले का एक ताजा वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर MLRS से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए गए। हमले में यूक्रेनी ठिकानों पर भारी तबाही का किया जा रहा है दावा। यूके देवनाथ साहब, अंतहीन नजर आ रही है फिलहाल तो वॉर। समीर, ये युद्ध अभी जो है 1000 कट वाला युद्ध बन गया है। इस युद्ध में उभय पक्ष कोशिश कर रहा है कि दूसरे पक्ष को छोटे छोटे हमले करके थका दे, लेकिन रूस थकने वाला नहीं है, क्योंकि रूस एक हाथी जैसा देश है। यूक्रेन बहादुर मुल्क है, लेकिन बहादुर भेड़िया जैसा मुल्क है। भेड़िया जो है वो काटता रहेगा हाथी को, लेकिन हाथी थकता नहीं है। अब तक इस युद्ध में रूस की 10% फौज का इस्तेमाल हुआ है। उसकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को तो अभी तक रूस ने टच नहीं किया है। अच्छा। जहां तक हम बात कर रहे थे समीर कि रूस की एक्सपोर्ट कम हो रही है, सिल्वर लाइनिंग मैं बता दूं समीर, हमने हिंदुस्तान ने S-400 की 5 रेजिमेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था रूस के साथ, और तीसरी रेजिमेंट जो है रूस अभी हमें सप्लाई करना शुरू कर दिया है। और रूस ने यह भी बोला है कि इस युद्ध के बावजूद 4थी रेजिमेंट जो S-400 की है वो इस साल के आखिरी तक आ जाएगी। तो अभी फिलहाल एंडलेस ही नजर आ रही है वॉर। बड़ा सवाल यही है कि और कितनी लंबी खिंचेगी ये वॉर, और कॉम्बैट फटीग क्या देखने मिलेगा या नहीं।